इजराइल शायद 1400 सालों में पहली काफिर यानी गैर मुस्लिम सभ्यता है जिसने रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग से कहा है कि नहीं, तुम लोगों के घरों में घुसकर उनकी हत्या नहीं कर सकते, तुम लोगों के घरों में घुसकर उनका बलात्कार नहीं कर सकते और तुम लोगों के घरों में घुस के उनकी संपत्ति नहीं लूट सकते। जो रिलीजन के बुर्के में घूम रहा माफिया गैंग है, इसकी मोडस ऑपरेंडी ही ये है कि ये कभी भी सेनाओं से नहीं लड़ता, ये घरों में रहने वाले नागरिकों को मारता है, महिलाओं का बलात्कार करता है और उनकी संपत्ति लूटता है। और जब बदले में जवाब में काफिर रिटेलिएट करते हैं तो ये काफिरों द्वारा जवाबी कार्रवाई को रोकता है। कैसे रोकता है? अपने प्रोपोगेंडा से रोकता है। सबसे पहले तो ये इस चीज को निगेट कर देता है कि हमने तो किसी को मारा ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। और अगर जैसे इसको मतलब एविडेंस इतने होते हैं कि उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, तो ये कहता है कि जिन्होंने किया था, जिन्होंने मारा था, वे मुस्लिम नहीं थे, वो गुड मुस्लिम नहीं थे, उन्होंने मतलब हमारे रिलीजन को मतलब मिस इंटरप्रेट किया। और हे दुनिया वालों, हमें बचाओ, ये जो काफिर हैं जवाबी कार्रवाई में हमें मार रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, हम तो भूख से मर रहे हैं, हे काफिर नेताओं, ये हमारे ज़कात का पैसा ले लो और जवाबी कार्रवाई को रुकवा दो, मदद करो, मदद यूएन वालों तुम कहाँ हो। और काफिर फिर जवाबी कार्रवाई नहीं करते और रिलीजन के बुर्के में घूम रहा माफिया गैंग फिर से एक बार उनका नरसंहार शुरू कर देता है और वो इस चक्र को दोहराता रहता है। और आखिरकार अंत में जब ये काफिरों को सबड्यू कर देते हैं और उस देश पे कब्जा कर लेते हैं, तो फिर अपनी इतिहास की किताबों में लिखवाते हैं कि इनकी महान सेनाओं ने इस देश को जीता और इनकी महानता से प्रभावित होकर लोग मुस्लिम बन गए। जैसे आप लोगों ने अगर ये गाजा वगैरह से जो वीडियोस आ रही हैं जहां वो छोटे छोटे बच्चों की ये फोटोज मेकअप करके दिखा रहे हैं कि देखो मार दिए, है ना, ऐसे मतलब ये रिलीजन ऑफ पीस हो ना हो, रिलीजन ऑफ कुछ हो ना हो, बट ये रिलीजन ऑफ प्रोपोगेंडा जरूर है। खैर, इजराइल ने इनकी भाईजानों की इस स्क्रिप्ट का पालन करने से इनकार कर दिया। उसने पहले हमास को पेला, फिर हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया और अब उनके सबसे बड़े फंडर और फाउंडर ईरान को नष्ट कर रहा है। और अगर ज़ॉम्बीज़ को हर बार ठीक ऐसी ही जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़े तो जिहाद जो है वो हमेशा के लिए रुक जाए। आइए वीडियो शुरू करें। ताजा समाचार ये है कि इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया है। इजराइल ने कौन से ईरान पे हमला कर दिया? ये वही ईरान है जहां पर 20वीं सेंचुरी तक नॉन मुस्लिम्स का बारिश के मौसम में घर से बाहर निकलना मना था। क्यों मना था? क्योंकि जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो इम्प्योर होते हैं। बारिश का पानी उन पे जो गिरेगा वो किसी मुस्लिम के पैरों में टच हो गया तो वो मुस्लिम जो है वो गंदा हो जाएगा। और सुनो, जब नॉन मुस्लिम्स व्हेन ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते थे तो दे वर फॉरबिडन टू टच द फ्रूट एंड अदर फूड आइटम्स। क्यों? क्योंकि जैसे भाई आप टमाटर सब्जी कुछ लेने जाते हो, फल वल, तो वैसे भी उठा के चेक करके देखते हो ना। नॉन मुस्लिम्स वर फॉरबिडन टू डू दिस। क्यों? क्योंकि मानो उन्होंने फल उठाया, चेक किया, ठीक नहीं लगा, उसको रख दिया, दूसरा ले लिया, तो जो उनसे फल को छुआ था वो फल इम्प्योर हो गया है। एंड दिस कंटिन्यूड टिल मिड 1920s। और फिर जब रेजा शाह पहलवी आए तो उन्होंने इस प्रथा को बंद किया। ये वही ईरान है जहां महिलाओं को हिजाब पहनना मैंडेटरी है जी। और मैंडेटरी कहाँ, सिर्फ ऐसा ही नहीं है वो, मतलब ईरान में महिलाओं को बीच पे भी हिजाब पहनना मैंडेटरी है जी। कंपलसरी विलिंग लॉज हैं ईरान में। क्यों है? क्योंकि ईरान के एक बहुत बड़े कोई सो कॉल्ड मुफ्ती टाइप कैसे, मतलब बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका ऐसा मानना है कि महिलाओं के बालों से जो है वो रेडिएशन निकलती है जो मर्दों को पागल कर सकती है, मतलब इमोरल कर सकती है जी। ऐसा वहां का स्टेटमेंट है। और वहां की सरकार संसद में 2023 में बिल टू सपोर्ट द कल्चर ऑफ चेस्टिटी एंड हिजाब लाई। इसमें हिजाब ना पहनने पे 10 साल की सजा है। महसा अमीनी याद है आपको? 20-22 साल की लड़की थी, हिजाब थोड़ा उसका खिसक गया था, बस इतने के लिए ईरान की मोरालिटी पुलिस अरेस्ट करके उसको ले गई और उसकी जेल में मृत्यु हो गई। कैसे हुई होगी बताने की जरूरत नहीं है। पर ईरान में हिजाब ना पहनने के लिए आर्बिट्ररी एग्जीक्यूशन, सिस्टमेटिक टॉर्चर, जिसमें रेप भी इंक्लूड है जी। अगर आपने हिजाब ठीक से नहीं पहना या हिजाब आपने पहना ही नहीं है तो वो आपको मतलब टॉर्चर करेंगे, तो वहां पे वो उस टॉर्चर में आपका रेप भी कर सकते हैं। ये सब इंक्लूडेड है एज फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जी। और भाई अब जैसे हिजाब पहनने को रूल बना दिया, पर वो फॉलो कैसे होगा? इतनी पुलिस है क्या उनके पास? तो जी इन इस्लामिक देशों में जहां पे पुलिस के द्वारा मतलब चीजों को एग्जीक्यूट करने की वो नहीं हो पाती, तो वहां पे एक मोरालिटी पुलिस होती है। ईरान में इस पुलिस का नाम है गश्त-ए इरशाद। ये मोरालिटी पुलिस क्या करती है? तो जी इनका काम होता है शरिया लॉ इंपोज करना पब्लिक प्लेसेस में। यही नहीं, ये जो मोरालिटी पुलिस है ये पब्लिक प्लेसेस में जैसे कपल्स घूम रहे हैं तो उनको रोक के उनकी आइडेंटिटी पूछती है
कि भाई तुम लड़के लड़की दोनों साथ में घूम रहे हो, अपनी आइडेंटिटी बताओ। या तो ये दोनों पति पत्नी होने चाहिए या फिर उन दोनों का कोई ब्लड का रिलेशन होना चाहिए। मतलब ईरान वाले इस चीज को बहुत सीरियस लेते हैं कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। खैर, ईरान का जो आर्टिकल 1117 है ऑफ सिविल कोड, उसके अनुसार यदि आप महिला हैं और जॉब करना चाहती हैं तो आपको अपने पति से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी आप जॉब कर सकती हैं। जी, यही नहीं, यदि आप शादीशुदा हैं और आपको पासपोर्ट बनवाना है तो बिना आपके पति के मर्जी के आप पासपोर्ट बनवा ही नहीं सकती। ये वहां के पासपोर्ट लॉ के आर्टिकल 118 के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको। वैसे रेप से याद आया मुझे, ईरान की सबसे फेमस और नोटोरियस जेल का नाम है एविन प्रिजन। इसी जेल में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद एक बड़ी संख्या में वामपंथियों को टॉर्चर करके मारा गया इस्लामिक रिजीम द्वारा। आज वो वामपंथी फिर उसी ईरान के समर्थन में खड़े हैं। खैर, मतलब इनकी तो मैं क्या ही कहूं। मैं आपको एविन प्रिजन की बता रहा था। हुसैन मुर्तजावी जंजनी करके एक बंदा हुआ, उस जेल का एक चीफ था। इसका कहना था कि जो जेल में वर्जिन प्रिजनर्स हैं उनको एग्जीक्यूट यानी उनको मृत्यु दंड देने से पहले उनका रेप किया जाना चाहिए। क्यों? ताकि वे जन्नत ना जा सके। जी, क्योंकि इनकी किताब के हिसाब से ऐसा कुछ है कि गर्ल्स डाइंग वर्जिन वुड गो स्ट्रेट टू पैराडाइज। तो वो लड़कियां फांसी के बाद जन्नत न चली जाएं, इसलिए उनका रेप करो, उसके बाद उनको फांसी दो। वैसे जन्नत से याद आया, ये वही ईरान है जब ईरान इराक वॉर हुआ था तो भाई ईरान में सैनिकों की कमी होने लगी थी। तो अब कैसे अट्रैक्ट करें, आपको कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा। तो इन्होंने इसको बताया कि जो भी आएंगे लड़के वो एक हरे कलर का ऐसे रिबन टाइप सर पे बांध के, जैसे इनके हुसैन जो थे युद्ध करने गए थे करबला के, उसमें उस टाइप का भेजते थे। और साथ में ईरान वाले अपने सैनिकों को एक चाबी देते थे, वो बहुत स्पेशल चाबी होती थी। उस चाबी का काम क्या था कि जब ये लड़ते हुए ईरान इराक वॉर में अगर मर जाते हैं तो ये जन्नत जाएंगे, क्योंकि ये तो लड़ रहे थे। तो जन्नत का जो ताला होगा उसको खोलेंगे कैसे? तो वो जो इनको चाबी दी जाती थी उससे, जी हकीकत घटना है, कोई मतलब कपोल घटना नहीं बता रहा हूँ आपको। फ्रॉम मिनी स्कर्ट टू हिजाब करके एक किताब है, जैकलिन सेपियर ने लिखी, आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने इन किस्सों को बताया। और ये वहीं रहती थी ईरान में। आप सोचें मतलब कितनी हैवी साइंटिफिक कौम है कि जन्नत की चाबी लेके जा रही है कि मरेंगे तो जाके ऊपर ताला खोल लेंगे। और खैर, ये वही ईरान है कि भाई मतलब अगर किसी महिला की मृत्यु होती है तो उसका पति उसकी सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, पर यदि पति मर जाए तो उसकी वाइफ को केवल 1/8 शेयर ऑफ हर हस्बैंड्स एस्टेट मिलता है। और ये वही ईरान है मतलब जहां पे बसेस तो जेंडर सेग्रीगेटेड थी ही। जी, मतलब बसों में आगे की सीटों पे केवल पुरुष बैठेंगे और पीछे की सीटों पे महिलाएं बैठेंगी। जब खोमैनी ईरान में पहुंचा था, जब अपनी सो कॉल्ड रेवोल्यूशन के बाद, तो उसने कैस्पियन सी के किनारे जो बीच था उसको भी जेंडर सेग्रीगेटेड कर दिया था। महिलाएं इस तरफ, पुरुष उस तरफ, बीच में पर्दे की दीवार, और बीच पे भी हिजाब पहन के जाना है सिस्टर। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप बिकनी वगैरह जैसे जो भी एक बीच की ड्रेस होती है उसमें चले जाए। और ये वही ईरान है जहां कुर्दिश और बहाई फेथ वालों का परसिक्यूशन होता है। परसिक्यूशन तो यहूदियों का भी होता था। जब खोमैनी ईरान में आया था तो इजराइल के साथ कैसा भी संपर्क रखना उसने अपराध बना दिया था। जी, हैविंग एनी कॉन्टेक्ट विद इजराइल आइदर बाय फोन और बाय राइटिंग वाज आउटलॉड। और ये वही ईरान है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास और हाउथीज आदि का मेजर फंडर है, चीफ स्पॉन्सर है, साथ ही उनका जन्मदाता भी है। जी, मैं उसी हमास की बात कर रहा हूं जिसने 7 अक्टूबर 2023 की सुबह सुबह इजराइल पे हमला कर दिया। हमला काइंड ऑफ मतलब इट वाज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी टाइप था। मर्डर, रेप, टॉर्चर और किडनैपिंग की गई यहूदियों की। हत्या के बाद महिलाओं की बॉडी के साथ जो रेप किए गए उनकी वीडियोस हमने सोशल मीडिया पे देखी ही थी। मतलब जो हुआ था इतनी ग्रूसम वीडियोस थी मतलब कि अगर मैं उसको लगा दूं तो यूट्यूब शायद इस वीडियो को डिलीट भी कर दे। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, एक वेबसाइट का यहूदियों की है, आप उस पर जाके सारी उस समय की फुटेज देख सकते हैं। इस हमले में हमास वालों ने 1200 के करीब पुरुष, महिला, बच्चे, बुजुर्ग इन सब की ब्रूटल तरीके से हत्या की। और मतलब ऐसा कहा जाता है कि इजराइल की हिस्ट्री में यह हमला उस दिन किया गया जिस दिन यहूदियों का त्योहार था। बेचारे त्योहार मना रहे थे। और इन 1200 लोगों को मारने के अलावा जो हमास के आतंकवादी थे, 250 यहूदियों को बंधक बना के गाजा ले गए थे। जो इजरायली हिस्ट्री के जानकार हैं उनका कहना है कि 7 अक्टूबर यहूदियों के लिए होलोकास्ट के बाद का सबसे डेडलीस्ट दिन था। पर हमला केवल वो म्यूजिक फेस्टिवल पे नहीं हुआ था, सुपरनोवा वाले पे। जी, वहां की वीडियोस तो आप लोगों ने सबसे पहले देख ली होंगी क्योंकि वो पैराशूट के सहारे ज़ॉम्बीज उतरे थे। वहां पे 360 लोगों की हत्या करने के बाद ये इजराइल में इन्होंने घूम घूम के लोगों को मारा था। जी, 2 और म्यूजिक फेस्टिवल्स थे और एक बीच पार्टी पे भी इन ज़ॉम्बीज ने हमला किया था। साथ में सदारौत
ओफाकिम शहरों पे भी हमला किया था और 6-7 इनकी जो कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ थी उन पे भी हमला किया गया था और फिर हत्याएं की गई थी। और ये हमला करने वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास का जन्मदाता भी ईरान है। यही ईरान हमास का मेजर फंडर भी है। पर ये जो हमास वाले हैं चाहते क्या है, मतलब इनको खुड़क क्या है, मतलब जैसे होता है ना भाई क्या मांग रहा है, मतलब इसकी दिक्कत क्या है। तो जिनका जो चार्टर है वो एक्सप्लिसिटली कहता है कि इजराइल विल एग्जिस्ट एंड विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अंटिल इस्लाम विल ऑब्लिटरेट इट जस्ट एज इट ऑब्लिटरेटेड अदर्स बिफोर इट। यानी इजराइल का कंप्लीट एनाहिलेशन गोल है हमास का, उनके चार्टर में लिखा हुआ है। और आपने कभी हमास के झंडे को गौर से देखा है? क्या लिखा है उस पे? इस्लामिक शहादा लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा भगवान नहीं है। मतलब अपने आप में कितनी बड़ी हेट स्पीच है, सोचिएगा कि ये बाकी सारे भगवानों को डिनाई कर दे रहे हैं और आप इस बात को कह दें तो आपको इस्लामोफोब कह देंगे। खैर, इसी टेररिस्ट फंडर ईरान पे इजराइल ने 13 जून को हमला बोल दिया। हमला ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज नतांज, इस्फहान और फोर्डो पे किया गया। हमला क्यों किया से पहले इन 3 जगहों की सिग्निफिकेंस जान लीजिए। नतांज और फोर्दो जो है वो ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स हैं और इस्फहान जो है वो रॉ यूरेनियम प्रोवाइड करने वाली साइट है। अब आप पहले ये जान लीजिए कि यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है, इसमें मतलब समस्या क्या है और इजराइल ने इन्हीं को टारगेट क्यों किया है। तो जी आपने अगर 9वीं 10वीं में अगर केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि एक मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल होती थी एलिमेंट्स की, हमको ऐसा पढ़ाते थे। इसमें नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से मेटल्स अरेंज होते थे, मतलब कुछ तो हमको पीरियोडिक टेबल के रटवाते भी थे कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऐसे करके सीरियल वाइज, मतलब याद आया कुछ। इसी पीरियोडिक टेबल में एक मेटल होता है यूरेनियम U238। ठीक, जब इसे निकाला जाता है तो निकले हुए यूरेनियम में 99.27% तो U238 ही होता है, बस 0.72% U235 होता है। यानी अब 2 प्रकार के यूरेनियम हो गए हमारे पास, U238 और U235। अच्छा, ये जो यूरेनियम होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। इन दोनों में जो U235 होता है यही केवल फिशन चेन रिएक्शन को सपोर्ट करता है। मतलब कि जब आप इस पे न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करते हैं तो इसका एक एटम 2 या 2 से अधिक स्मॉलर टुकड़ों में टूटता है और इस पूरी प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी निकलती है और कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, विच कॉजेज मोर फिशन। यानी कुल मिला के एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है जिससे ये सिलसिला चलता रहता है। अब जो ये यूरेनियम 235 है, इसकी यही फिसाइल प्रॉपर्टीज को न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए महत्वपूर्ण बना देती है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूक्लियर पावर या वेपन में कैसे यूज होता है। तो जी किसी भी न्यूक्लियर वेपन में यूरेनियम 235 जो होता है वो मेन मटेरियल होता है जो एक्सप्लोजन करता है, और उसके लिए कंडीशन है यूरेनियम 235 का प्योरिटी लेवल जो है वो 90% होना चाहिए। ऐसा एक स्टैंडर्ड है, मतलब बिना मिलावट के, यानी बिना यूरेनियम 238 के। ऐसे समझिए कि जितना प्योर यूरेनियम 235 होगा उतना ही कम यूरेनियम न्यूक्लियर बम बनाने में लगेगा, और मतलब कम लगने से वेपन छोटा भी होगा और हल्का भी होगा और मोर एफिशिएंट भी होगा। और इसी यूरेनियम 235 की प्योरिटी को बढ़ाने को यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। मतलब नेचुरली फाउंड यूरेनियम 238 को लेना और उसमें यूरेनियम 235 का प्रोपोर्शन बढ़ाते जाओ और साथ ही उसी टाइम यूरेनियम 238 को रिमूव करते जाओ। अब ये जो एनरिचमेंट है ये होती कैसे है, तो इसके कुछ नए प्रोसेसेस जो हैं ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर हुए, पर ट्रेडिशनली या कहें मेनली यूरेनियम एनरिचमेंट जो है आज भी सेंट्रीफ्यूज की मदद से होती है। ईरान में भी इसी तरीके से ये कर रहे थे, पर ये होगा कैसे, मतलब एनरिचमेंट करेंगे कैसे यार, क्योंकि मतलब जो यूरेनियम 238 मैंने बताया उसमें 99% से ज़्यादा ही मतलब U238 होता है, मतलब 0.72% के करीब U235 होता है। तो कैसे मतलब उसको अलग कैसे करा जाए, तो जिसमें एक कैच है, जो यूरेनियम 235 होता है वो यूरेनियम 238 से 1% हल्का होता है। मतलब बहुत माइनर अंतर है, बट सेंट्रीफ्यूज इसी का फायदा उठाते हैं। करते क्या है, पहले यूरेनियम को लो टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में यानी यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसे एक सिलेंड्रिकल सेंट्रीफ्यूज यानी ऐसा मानो आप कि एक रोटेटिंग डिवाइस है उसमें डाल दिया जाता है और उसे घुमाते हैं। कितना घुमाते हैं, जैसे शक्तिमान गोल को घूमता है, तो जी 1 मिनट में 50,000 से 70,000 बार उसको घुमाया जाता है। जी आप मतलब इमेजिन कीजिए कि 1 मिनट में 50,000 से 70,000 बार कोई चीज ऐसे गोल गोल घूम रही है, और जब ये घुमाया जाता है उसी टाइम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अपना काम करती है। जो हैवियर यूरेनियम 238 होता है उसको बाहर की ओर फेंकती है और हल्के यूरेनियम 235 को कंसंट्रेट्स टुवर्ड सेंटर करती है।
सेंटर में इस यूरेनियम 235 को इकट्ठा करके दूसरे में डाला जाता है और ऐसे ही मल्टीपल सेंट्रीफ्यूग्स की एक सीरीज अरेंज होती है टू इंक्रीज U235 कंसेंट्रेशन टू डिजायर्ड लेवल्स। ठीक, अब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एनरिचमेंट लेवल भी चाहिए होता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए आपको एनरिचमेंट लेवल मात्र 3 से 5% सफिशिएंट होगा, मतलब कि भाई बनाते रहो बिजली। अच्छा, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स केवल 90% एनरिच्ड यूरेनियम 235 से ही बनेंगे। न्यूक्लियर वेपन अगर आपने बनाना है तो आप 20% एनरिच्ड यूरेनियम 235 से भी बना सकते हैं। पर वही जो मैंने आपको बताया, जितना कम एनरिच्ड यूरेनियम होगा वेपन उतना ही भारी बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा और उतना ही इनएफिशिएंट बनेगा। ईरान वाले इस यूरेनियम की एनरिचमेंट को 60% तक ले जा चुके हैं और 60 से 90 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा टाइम लगता है 1 से 60 होने। और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि ईरान इज एट एक्सट्रीम रिस्क ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर वेपन्स। अच्छा, अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये बंदर के हाथ में उस तरह न लग जाए टाइप्स, मतलब किसी इनके लग गई अगर हाथ में तो मतलब जो वैसे ही बिना न्यूक्लियर वेपन के मानवता के लिए खतरा है, उनके पास अगर न्यूक्लियर वेपन हो गया तो आप मतलब मानवता के लिए तो बस आप रेस्ट इन पीस या ओम शांति कीजिए। तो खैर इसीलिए कि मतलब बंदर के हाथ में उस तरह ना लगे, इस सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी को मतलब सीक्रेट रखा जाता है फॉर एनरिचमेंट वाली को, क्योंकि अल्टीमेटली द टेक्नोलॉजी दैट प्रोड्यूसेस फ्यूल फॉर सिविलियन रिएक्टर्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स ऑल्सो। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस की एक वॉचडॉग एजेंसी है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये दुनिया भर की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मॉनिटर करती है कि ये सब ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 14 जुलाई 2015 को JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ऑल्सो नोन एज ईरान न्यूक्लियर डील करके एक डील थी जो वियना में साइन करने वालों में ईरान था और P5 यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर देश चाइना, USA, फ्रांस, रूस, यूके एंड जर्मनी। साथ में साइन करने वालों में यूरोपियन यूनियन भी था। अच्छा, इस डील में था क्या? तो जी जो ईरान है उसने कहा कि भाई हम अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को अगले 15 सालों तक केवल 3.67% तक ही करेंगे और 2031 तक केवल 300 kg यूरेनियम का स्टॉक पाइल इकट्ठा करके रखेंगे। ठीक, इसी ट्रीटी के साइन होने के बाद इनका जो ईरान वालों का अराक हैवी वाटर रिएक्टर था उसको रीडिजाइन किया गया टू प्रिवेंट वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम प्रोडक्शन। साथ ही IAEA को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज का एक्सेस दिया गया कि ये जाके कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको चेक कर सकेंगे। बदले में ईरान को क्या मिलेगा? तो जी यूनाइटेड नेशंस, US और यूरोपियन यूनियन ने ईरान पे लगे न्यूक्लियर सैंक्शंस जो थे वो हटा लिए एंड फ्रीजिंग ओवर 100 बिलियन इन ईरानियन एसेट्स एंड अलाउिंग ईरान टू रिज्यूम ऑयल एक्सपोर्ट्स एंड एक्सेस द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स, कि ईरान वाले ये सब कर सकते हैं। फिर कार्टून नेटवर्क के कंपटीटर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आके 8 मई 2018 को US को इस एग्रीमेंट से बाहर कर दिया और इसके बाद ईरान ने एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज जो है इंस्टॉल किए और एनरिचमेंट बढ़ाना शुरू किया। एनरिचमेंट 3.67 से बढ़ा के 60% तक कर लिया। यूरेनियम स्टॉक पाइल करने की जो उसकी लिमिट थी उससे 30 गुना अधिक, लगभग 400 किलो यूरेनियम स्टॉक पाइल करके रख लिया। मतलब इतने से ईरान वाले जो हैं वो आराम से नॉन न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। पर ये बात खुद IAEA ने अपनी 10 जून की रिपोर्ट में बताई और फॉर्मली डिक्लेयर्ड ईरान इन ब्रीच ऑफ इट्स नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशंस। फिर इस कार्टून नेटवर्क ट्रंप ने बातचीत शुरू कर दी। 60 दिन का समय दिया गया ईरान को। 12 जून 2024 को वो 60 दिन का अल्टीमेटम पूरा हुआ और इजराइल ने, जैसे वो होता है ना, जैसे दो लड़कों की लड़ाई होती है तो एक कहता है 5 मिनट रुक, तो एक जना रुका रहता है। 5 मिनट 1 सेकंड होते ही वो रैप्टा मारता है कि तेरे 5 मिनट पूरे हो गए। इसी प्रकार इजराइल ने जैसे ये 60 दिन पूरे हुए, 60 दिन पूरे होते ही 13 जून को ईरान को पेलना शुरू कर दिया। इजराइल ने अपने इस ईरान की पिलाई कार्यक्रम का नाम रखा ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। पहले दिन यानी 13 जून को ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी समेत 100 और टारगेट्स पे हमला किया। रात में ही दिन कर दिया बम मार। हमला केवल न्यूक्लियर साइट्स पे ही नहीं हुआ, मिलिट्री बेसेस और की कमांडर्स पे भी किया गया, क्योंकि चुल तो इन्हीं के ज्यादा थी ना इजराइल को मिटाने की, डेथ टू इजराइल। फिर 14 जून को इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स को कंटिन्यू करते हुए तेहरान, इस्फहान, तबरीज, सिराज, नतांज, हमादान, परचीन और फोर्दो पे भी बम बरसाए। यह हमला 15 जून को भी जारी रहा। इसमें इजराइल ने कुछ फोर्स कमांड सेंटर्स और अन्य मिलिट्री टारगेट्स को भी निशाने पे लिया। 16 जून आते आते इजराइल ने मतलब ईरान का चुटकुला टाइप बनाते हुए इनके आर्म्स कन्वॉय को भी मारा। 17 जून को इजराइल ने वेस्टर्न ईरान में भी एयर स्ट्राइक्स की और मेजर जनरल अली
सदेमानी एंड लेफ्टिनेंट जनरल घोलमली राशिद को हुरो के पास डिस्पैच कर दिया। इस हैप्पी दिवाली में इजराइल ने ईरान के टॉप 20 मिलिट्री कमांडर्स के साथ साथ टॉप 9 से 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट लोगों को भी बिना न्यूक्लियर वेपन के हुरो के पास भेज दिया कि जाके जन्नत में बनाओ, यहां ये सब नहीं करना है। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि इस हमले में इजराइल ने ईरान के जो भी टॉप मिलिट्री कमांडर्स थे, सीनियर मिलिट्री कमांडर्स, उन सबको ही निपटा दिया है ऑलमोस्ट। मतलब जो इनका जो सुप्रीम लीडर है वहां का, उसके जो भी मतलब सलाहकार थे वो सब मार दिए। मतलब यहां तक कि इनका जो एरोस्पेस का चीफ था आमिर अली हजीजादे, उसको भी मार दिया गया। ये जो है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को हेड कर रहा था। साथ ही जो इनका सबसे बड़ा जग्गा जासूस था, मतलब खुफिया जासूस था, स्पाई मास्टर मोहम्मद काजेमी, उसे भी मार दिया गया। अच्छा, इजराइल ने इस हमले की तैयारी कितनी हैवी लेवल की कर रखी थी। पहले तो इजराइल पर अटैक होता तो आयरन डोम जो है वो इंटरसेप्ट करके हवा में ही मार गिराते थे मिसाइल्स को, है ना। ये वाला जादू हमने देखा था। इस बार ये जादू को अलग लेवल पे ले गए, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे। ईरान ने जब जवाबी हमले के लिए अपने मिसाइल ड्रोन उड़ाए तो बेचारे उड़ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि इजराइल वाले अब की ईरान के अंदर घुस के ईरान की मिसाइल्स को टारगेट कर रहे थे। इजराइल वालों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को, उसकी और उसके जो मतलब फलाना जी हैं, उन दोनों को उनकी औकात बताते हुए ईरान के आसमान में अपने एक जहाज से दूसरे जहाज में रिफ्यूलिंग करते हुए की वीडियो शेयर की कि आ जाओ उखाड़ लो, जो तुम पे उखड़ता हो, तुम्हारे उन पे उखड़ता हो, उनको भी ले आओ। यही नहीं, इजराइल वाले ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स और एयर डिफेंस टारगेट्स को उड़ाते हुए वीडियो बना के पोस्ट कर रहे थे। बदले में ईरान वालों ने वही किया जो वो करते हैं, इजराइल के सिटीजन्स पे हमला बोला। ईरान रिटेलिएटेड विद मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन इजरायली सिटीज इंक्लूडिंग हरजलिया, देन डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट जेरूसलम। साथ ही सोशल मीडिया पे एक फोटो चली कि ईरान ने इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर्स पे भी हमला कर दिया है। और जैसे ही हुआ तो जो भारत के ये बकरीबाज हैं, ये सब मतलब एकदम लहालोट होने लगे, वो फोटो शेयर करने लगे। तो सोशल मीडिया पे ही एक इजराइल का हैंडल है, उसका जवाब था कि भाई पर मोसाद हेडक्वार्टर में तो कोई था ही नहीं, हमारे तो सारे बंदे इस टाइम ईरान में हैं। और इजराइल वाले इस बार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीथड़े उड़ाने के अलावा लग रहा है कि खामनेई साहब का भी तख्ता पलट करके मानेंगे। और मतलब यहां तक कि ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल वालों ने तो मूड बना रखा था कि इसे खामनेई को ही उड़ाएंगे। वो तो ट्रंप ने वीटो कर दिया कि नहीं नहीं गाइस रुक जाओ। पर ट्रंप को दुनिया कितना सीरियस लेती है वो हम सब जानते ही। तो अब देखना है कि ये बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाती है। बाकी इजराइल के हमले पे काफी हैवी ट्वीट करने वाले खामनेई साहब जो हैं, अपनी की पावर सुप्रीम काउंसिल ऑफ द ईरानियन मिलिट्री, द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को ट्रांसफर करके बंकर में छुपे हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ट्वीट भी वहीं से कर रहे हैं। और यहूदियों को यह बात अच्छे से पता है, वो बस थोड़ा रुके हैं, पता नहीं क्यों। और बाकी फिर यह भी कहा जा रहा है कि इस बार इजराइल वाले केवल मतलब ये नहीं है कि ये 2-4 बम मार दिए, ये इतने पे नहीं रुकने वाले। लोगों का यह भी कहना है, एक्सपर्ट्स का, कि इजराइल वाले इस बार रिजीम चेंज के मूड में भी हैं। और इस दावे को बल इसलिए भी मिल रहा है कि जो ईरान के लोग हैं वो खुद इस इस्लामिक रिजीम से खुश नहीं है। जी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इस्लामिक गाइडेंस सर्वे 2023 के अनुसार, जिसकी रिपोर्ट लास्ट ईयर सितंबर में आई थी, उसमें आया कि 92% ऑफ इरानियंस आर डिससेटिस्फाइड विद कंट्रीज करंट स्टेट एंड गवर्नेंस। और 1/3 रिस्पोंडेंट्स का कहना था कि सिचुएशन इज बियॉन्ड रिपेयर। 73% इरानियंस सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट चाहते हैं। ऐसे ही गमान करके एक है, ग्रुप फॉर एनालाइजिंग एंड मीजरिंग एटीट्यूड्स इन ईरान, इन्होंने भी कुछ सर्वे किए हैं। जैसे 2022 फरवरी के सर्वे में आया कि 41% लोग वांटेड टू ओवरथ्रो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और 62% लोग जो हैं वो रिजीम से नाखुश हैं। 2022-23 दिसंबर जनवरी, इसमें ईरान के अंदर और ईरान के बाहर रह रहे ईरानियंस दोनों शामिल थे। 81% इरानियंस इनसाइड और 99% इरानियंस लिविंग आउटसाइड ईरान रिजेक्टेड इस्लामिक रिपब्लिक। 2020 का ये एक सर्वे था, उसमें केवल 40% ही खुद को एज अ मुस्लिम आइडेंटिफाई करते हैं। आफ्टर लाइफ में केवल 37% मानते हैं, यानी जन्नत, हूरे, ये सब जो है उसमें मानने वाले केवल 37% थे। और 68% अपोज्ड रिलीजियस लॉज इन गवर्नेंस। तो दोस्तों, अब अगले जो कुछ दिन हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। देखते हैं कि क्या ईरान जो है वो प्री ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन वाला ईरान बनेगा, जो शाह वाला ईरान था। जो खामनेई साहब हैं, ये कितने और दिन ट्विटर पे धमकी देने को जिंदा रहेंगे। देखते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच।